हे गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? एक नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। जब भी मुझे उस नेम को मैं लिखूंगा तो वो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टास्क है ना, या कुछ कंप्यूटेशन करने के लिए लिखे जाते हैं। तीन टाइप के फंक्शन हमारे पास होते हैं। बिल्ट इन, जो हमने ऑलरेडी देखे हैं, जैसे इनपुट, प्रिंट, लेन, इस तरह के फंक्शन हमने काफ़ी यूज़ किए हैं वो। फिर होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन लिखता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फिर होते हैं मॉड्यूल। कुछ मॉड्यूल्स प्रीवियसली बने हुए होते हैं जिसके अंदर जेनरिक पर्पस के फंक्शन लिखे होते हैं, जिसके दो एग्जाम्पल हमने देखे थे, मैथ मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल, जिसके फंक्शंस हमने पहले से सीख रखे हैं। अब फंक्शंस बनाते कैसे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं? इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि पहले मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं पाइथन को बताता हूँ कि मैं इस नाम का फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो डेफ नाम के कीवर्ड से मैं फंक्शन का नाम लिख फिर मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ, और वो फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स लेगा उस पैरामीटर्स की कॉमा सेपरेटेड लिस्ट उसको प्रोवाइड करता हूँ। कोलन के बाद उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना। मल्टीलाइन स्ट्रिंग के अंदर मैं कमेंट्स लिखता हूँ जो फंक्शन का इंट्रोडक्शन होता है कि ये फंक्शन क्या काम करने वाला है, किस तरीके के पैरामीटर्स लेता है और कैसी वैल्यू ये रिटर्न करता है। फिर जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मुझे वहाँ पे लिखने होते हैं वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में लिखता हूँ। और लास्ट स्टेटमेंट, या फिर जनरली बीच में भी आ सकता है कभी कभी, रिटर्न स्टेटमेंट, कि ये वैल्यू जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा, है ना। इसको मैं बोलता हूँ फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की डेफिनेशन। और फिर जब फंक्शन को एक्चुअली मुझे यूज करना होता है तो मैं उसको कॉल करता हूँ, फंक्शन कॉल। फंक्शन का नाम लिखता हूँ, पैरेंथेसिस में उसको जो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। और फंक्शन अपना काम करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करता है वो ठीक इस फंक्शन के नाम की जगह या इस कॉल की जगह पे वो आ जाता है ना। और इस इंस्ट्रक्शन में वो y को असाइन हो जाएगा, और प्रिंट में y की वैल्यू में वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। जो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। डेफ एक कीवर्ड है जैसे मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर होता है, जैसे मैं वेरिएबल्स के नाम देता हूँ ठीक उसी तरीके से, उसी नेमिंग कन्वेंशन के साथ मैं फंक्शन के नाम भी दे सकता हूँ। पैरामीटर की लिस्ट जो होती है, इसको मैं फॉर्मल पैरामीटर्स बोलता हूँ, और ये लिस्ट कॉमा सेपरेटेड दी जाती है। फिर इसके बाद कोलन नेसेसरी है, वरना तुमको एरर आएगा, ठीक है। फिर इंडेंटेशन देना है, क्योंकि जहाँ कोलन आ गया मतलब एक नया ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। फंक्शन की पूरी डेफिनेशन, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो इसी इंडेंट के साथ चलेगी, है ना। डॉक स्ट्रिंग में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये फंक्शन क्या करने वाला है, इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू देते हैं। रिटर्न एक्स, डॉक स्ट्रिंग ऑप्शनल है, आप लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। रिटर्न स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होता है, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट किसी फंक्शन में नहीं होता है तो वो फंक्शन नन रिटर्न करता है, स्पेशल लिटरल नन। इस पूरी की पूरी डेफिनेशन जो होती है, इसका इंडेंटेशन इधर होना चाहिए। जैसे इंडेंटेशन डेफ के उसमें लाइन में आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। फंक्शन कॉल को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सिंपली बस फंक्शन का नाम लिखता हूँ, है ना। और पैरेंथेसिस में जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है उनकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ कि इन वैल्यू के साथ इस फंक्शन को कॉल किया जाए, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन अपना काम करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करता है वो फंक्शन कॉल की जगह पे आ जाती है, और वो यहाँ पे y को असाइन हो जाएगी, और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम पाइथन में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये एक जनरल पर्पस मैंने फंक्शन बनाया, सिंपल, बस कुछ नहीं, सम के लिए बनाया है। डेफ कीवर्ड के साथ मैंने फंक्शन को राइट किया, है ना, फंक्शन को बनाया है। फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया फंक्शन अंडरस्कोर नेम। इसको दो पैरामीटर्स मैंने दिए हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, है ना। इन पैरामीटर्स का यूज मैं फंक्शन के डेफिनेशन में कर रहा हूँ। मैंने इन दोनों का सम निकाला। सम निकालने के बाद इसको x नाम के एक वेरिएबल में असाइन किया, और इस x को मैंने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब जब पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे जब इस स्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 3 ये एग्जीक्यूट होगी। पाइथन को पता चलेगा कि फंक्शन नेम नाम का एक फंक्शन है, लेकिन ये अभी इसके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये डायरेक्टली इसकी जो डेफिनेशन है उसको स्किप कर देगा और देखेगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको मिलेगा लाइन नंबर 7 पे, जहाँ पे एक असाइनमेंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है y इज इक्वल टू फंक्शन नेम 5,7। अब फंक्शन नेम, जो फंक्शन को मैंने कॉल किया है आर्ग्यूमेंट्स 5 एंड 7 के साथ, तो ये जो 5 की जो वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी पैरामीटर 1 को। 7 की जो वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी पैरामीटर 2 को। और उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी में जो इसके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं
वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। पैरामीटर 1 5 वैल्यू के साथ यहाँ पे आएगा, पैरामीटर 2 में 7 वैल्यू यहाँ पे है, 5 + 7 12 हो जाएगा, वो वैल्यू असाइन होगी x को, है ना, और रिटर्न हो जाएगा x। अब जैसे यहाँ पे रिटर्न लिखा, रिटर्न जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था ये वापस वहीं पे चला जाएगा इस स्टेटमेंट पे, और यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न है, रिटर्न की जा रही है फंक्शन की डेफिनेशन में, वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू 12 थी तो 12 यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन कॉल की जगह पर, और वो असाइन हो जाएगा y के अंदर, और जब मैंने प्रिंट किया y को तो 12 प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आउटपुट में देखो 12 आ गया। ठीक है, ये इसका आउटपुट आता है। ये एक सिंपल सा फंक्शन है। इसी तरीके से मैं और भी फंक्शंस बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया सम, डेफ सम, इसके भी दो पैरामीटर्स हैं, नाम रखे हैं ए एंड बी, है ना। इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक सी नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने ए प्लस बी इसका सम असाइन किया है, रिटर्न किया सी। सेम वही फंक्शन है जो अभी प्रीवियसली मैंने तुमको दिखाया था, बस इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर इनके आइडेंटिफायर की नेम चेंज कर दी है। इसको भी मैं सेव करता हूँ, वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, 5 की जगह 15 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। 15 + 7 आंसर आ जाएगा 12। ये y मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया था। ठीक है, अब ये सिर्फ इसमें सिर्फ एक या दो लाइन के ही मैंने फंक्शन बनाए हैं। हमने क्या फंक्शन की डेफिनेशन में क्या देखा था कि फंक्शन इज ए नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। नेम तो मैं फंक्शन को यहाँ पे दे ही रहा हूँ, और ये यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, है ना। एक जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़े सी और उसके अंदर असाइन करवाना पड़े फिर मैं सी रिटर्न करूँ सी, है ना। मैं रिटर्न के आगे एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। जैसे ये एक एरिया रेक्ट नाम का फंक्शन है जो लेंथ एंड ब्रेड्थ एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, फिर रिजल्ट आ जाएगा 8, 4 × 2 8, ये इसने रिटर्न कर दिया। अब इससे थोड़ा बड़ा फंक्शन बनाते हैं जो जिसमें काफ़ी सारी लाइन्स हो। प्राइम नंबर का कोड हमें याद है, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट करवाया है, यूजर से नंबर इनपुट करवाया है, n = int इनपुट एंटर नंबर, है ना। नंबर इनपुट करने के बाद मैंने चेक किया कि वो नंबर जो है वो 2 के इक्वल है क्या, मतलब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, तो मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा प्राइम। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा और उस नंबर के हाफ तक, ठीक है, नंबर के हाफ तक इटरेट करूंगा, और हर उस नंबर से 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक के नंबर से उस नंबर को मैं डिवाइड करके देखूंगा। जो n मेरा जो नंबर है जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, उसका कोई फैक्टर मिलता है या नहीं मिलता, तो मैं चेक करता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये एक्सप्रेशन ट्रू में इवैल्यूएट हुआ, जो कि तब इवैल्यूएट होगा जब i जो है n का फैक्टर होगा। अगर मुझे फैक्टर मिला तो ये नंबर प्राइम नहीं है, तो मैं इफ के ब्लॉक में लिखूंगा नॉट प्राइम, और मुझे आगे के फैक्टर्स ढूंढने की और फैक्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से ब्रेक करके फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा। ये तो है एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर ये एक्सप्रेशन कभी ट्रू हुआ ही नहीं, कभी ट्रू नहीं हुआ, 2 से लेके नंबर के हाफ तक मैंने सारे नंबर्स के साथ है ना इसको डिवाइड कर करके चेक कर लिया, एक भी बार ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ, तो ये प्रिंट भी नहीं, नॉट प्राइम प्रिंट भी नहीं होगा, और ये लूप से ब्रेक करके बाहर भी नहीं आएगा। ये लूप से बाहर आएगा यहाँ पे सारी वैल्यूज को एग्जॉस्ट करके, ये सारी वैल्यू आई के अंदर एक एक करके असाइन होंगी, है ना। सारे इटरेशंस कंप्लीट होंगे, और जब फॉर लूप के सारे इटरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब ये फॉर के एल्स में जाएगा, और फॉर के एल्स में जाएगा मतलब उसको एक भी फैक्टर नहीं मिला, मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम है। ये प्राइम नंबर का कोड था। हमने क्या किया, इसका फंक्शन बनाना है, क्योंकि मान लो कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर मुझे 3 बार 3 डिफरेंट नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत पड़े कि वो नंबर्स जो हैं वो प्राइम है कि नहीं है। तो मैं क्या 3 बार इस कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा उसके लिए? नहीं, मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ इज प्राइम नाम का एक फंक्शन बना दिया हमने, जो एक आर्ग्यूमेंट लेगा या पैरामीटर, जिसको जब मैं डिक्लेरेशन की बात करता हूँ तो इसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया n, और मैं चेक करूंगा n प्राइम है कि नहीं है। सेम वही कोड है, प्राइम वाला सेम कोड है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करके मैंने बस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं कुछ भी फंक्शन बना सकता हूँ। ओके,
उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस डेफ नाम का कीवर्ड यूज़ करना है, फंक्शन को एक नाम देना है, जो पैरामीटर्स मुझे उसके लिए चाहिए वो पैरामीटर्स की लिस्ट यहाँ पे देनी है, कॉमा सेपरेट करके, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर उसकी डेफिनेशन में वो कोड डाल दो। ठीक है, ये प्राइम नंबर का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया इस प्राइम, और आर्ग्यूमेंट इसको दिया 7। सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसने आउटपुट आएगा प्राइम। एक और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, नंबर 27। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज नॉट प्राइम, 27 is not prime, it is divisible by 3 9। ओके, तो ये इस प्राइम नाम का एक फंक्शन जो है मेरा सही काम कर रहा है, लेकिन मेरी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि मैं 3 डिफरेंट नंबर्स के साथ चेक करना चाहता हूँ, है ना, और अगर तीनों नंबर प्राइम हो तो मुझे उनका सम निकालना है, ऐसी अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो क्या इस कोड से हो पाएगा? जैसे मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, ए बी सी इज इक्वल टू 12 23 एंड 56। अब मैं अगर इस प्राइम को कॉल करता हूँ 3 बार, एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, और एक बार सी के लिए, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा, तीनों के लिए बता देगा कि ए प्राइम है कि नहीं है, बी प्राइम है कि नहीं है, सी प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, बता दिया इसने, नॉट प्राइम, प्राइम, नॉट प्राइम। ए जो है नॉट प्राइम, 12 इज नॉट प्राइम, 23 इज प्राइम, 56 इज नॉट प्राइम। पर क्या मैं अब इनका सम निकाल सकता हूँ, मुझे पता चल पाएगा, है ना? इसने तो सिंपली प्रिंट कर दिया। तो जब मैं फंक्शंस बनाता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री में, वो ये होती है कि मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहिए, मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर देनी चाहिए। जो वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल जहाँ पे मैंने किया है वहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी, और मैं उस वैल्यू को चेक कर लूंगा कि वो वैल्यू क्या है, और उसके बेसिस पे अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, उस वैल्यू को मुझे किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ, है ना, और उसके बेसिस पे कुछ और काम करना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस प्राइम नाम का फंक्शन बनाया, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज दिस नंबर प्राइम, तो अगर ये नंबर प्राइम होगा तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, और अगर ये नंबर प्राइम नहीं होगा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग में भी लिख देता हूँ, रिटर्न्स ट्रू इफ नंबर इज प्राइम, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी रिटर्न ट्रू। ओके, और यहाँ पर भी प्राइम वाले केस में यहाँ पे भी आ जाएगा रिटर्न ट्रू, और नॉट प्राइम वाली स्टेटमेंट की जगह आ जाएगा रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, फंक्शन को कॉल किया, है ना, लेकिन इसको मैंने प्रिंट नहीं किया कि फंक्शन ने रिटर्न क्या किया है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिख देता हूँ, इस बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये तीनों रिजल्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, इस प्राइम ए फॉल्स, फॉर बी दिस इज ट्रू, फॉर सी दिस इज फॉल्स, है ना, और जो मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इफ इज प्राइम ए एंड इज प्राइम बी एंड इज प्राइम सी, अगर तीनों के तीनों ट्रू हैं तो यहाँ पे इनका सम प्रिंट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एल्स प्रिंट ऑल थ्री आर नॉट प्राइम, है ना। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इनिशियली पहले जब 3 बार वो कॉल हुए, ठीक है, इस प्राइम कॉल हुआ तो इसने फॉल्स ट्रू फॉल्स प्रिंट कर दिया, और फिर उसके बाद इसने चेक किया इफ स्टेटमेंट को कि तीनों, अगर तीनों प्राइम होते तो ए प्लस बी प्लस सी इसका सम प्रिंट हो जाता,
अदरवाइज इसने प्रिंट कर दिया ऑल थ्री आर नॉट प्राइम। तो इस सिनेरियो में ऑल थ्री इज नॉट प्राइम, है ना, वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं 2, 23 एंड 5, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार इसका सम प्रिंट हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों जो है प्राइम है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन में प्रिंट मत करवाओ अनलेस आपको क्वेश्चन में दिया जाए। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये दिया जाएगा कि प्रिंट करवाना है, वरना कोशिश ये होनी चाहिए कि वो फंक्शन जो है कुछ वैल्यू रिटर्न कर दे, ताकि वो जेनरिक पर्पस फंक्शन बन जाए। उस फंक्शन को मैं कहीं पे भी कितनी बार भी किसी भी तरीके से यूज कर सकूं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन और उसका रिटर्न का तरीका। अब रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न जो होता है, क्या मैं सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ? क्या मैं एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ? नहीं, मैं एक के साथ कितनी भी वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। रिटर्न के बाद अगर मैंने एक वैल्यू लिखी कॉमा दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसका पैरामीटर भी लिख देता हूँ, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू, पाइथन एक्सप्रेशन बनाना है, मैथमेटिकल नहीं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न जो करेगा एक टपल रिटर्न करेगा। इन दोनों वैल्यूज की एक टपल रिटर्न करेगा, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। एरिया जो है वो 8 है ना, 4 इंटू 2 8। और जो इसका पेरीमीटर जो है 4 + 2 6, 6 इंटू 2 12, पेरीमीटर है 12। और अगर हमें चेक करना है कि इसका रिटर्न टाइप, रिटर्न जो हुई है वैल्यूज उसका डेटा टाइप क्या है, तो हम टाइप फंक्शन से वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टप, अगर एक से ज्यादा वैल्यू जब मैं रिटर्न करता हूँ तो एक टपल रिटर्न होती है ना। इसको मुझे प्रिंट करना है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे असाइन करना है तो अनपैकिंग का सिंटेक्स भी मैं यूज कर सकता हूँ, a कॉमा बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और अब मैं जो है a और b को प्रिंट करवा सकता हूँ। इस बार टपल वाले जो पैरेंथेसिस है वो नहीं आए, क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया है। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 12, यहाँ पे अनपैकिंग हुई है ना। ये भी किया जा सकता है। तो पाइथन फंक्शन जो है वो कितनी भी वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर सकता है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और फंक्शन हो गया, ये हो गया, ठीक है, प्राइम हो गया। अब फंक्शन बनाने के फायदे क्या हैं? फंक्शन बनाने के फायदे क्या हैं? पहला तो ये था कि जो नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स था, कि किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को मुझे अगर यूज करना था तो मुझे सिंपली बस उसका फंक्शन का नाम लिखना था और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, है ना। इसमें एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे इस प्राइम कॉल किया ए के लिए, तो ए के लिए ये सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। फिर से बी के लिए भी ये सारे के सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। सी के लिए भी ये सारे के सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। अगर मैं इनको कॉपी पेस्ट करता तो यहाँ पे कितनी लाइंस हो जाती कोड की, है ना। 2 से 11 इसको देखेंगे तो ये 9 लाइन्स है। ठीक है, 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे सिर्फ इन 3 स्टेटमेंट की जगह मेरे को 27 लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है मेरे को, है ना। वही सारा काम अभी सिर्फ 3 लाइन में हो गया। तो फंक्शन का पहली एडवांटेज जो है वो क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ लाइंस इन द कोड। ये इसका पहला एडवांटेज है ना। फिर आता है इसका दूसरा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज देखने के लिए ये प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हमने पहले भी बनाया था, है ना। यहाँ पे फिर से मेनू बेस्ड कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है ना। एक इनफाइनाइट वाइल लूप है जिसमें मैंने एक्सप्रेशन में ट्रू लिख दिया है और मैं ब्रेक करके यहाँ से बाहर आने वाला हूँ। सबसे पहले हम मेनू प्रिंट करवाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एग्जिट, है ना। फिर मेनू में कौन सी चॉइस हमको लेनी है उस चॉइस को इनपुट करवाएंगे, सी एच इज इनपुट एंटर चॉइस। और फिर मैं इफ एलिफ लैडर से चेक करूंगा कि वो चॉइस क्या है। अगर चॉइस 1 के इक्वल है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और अनपैकिंग कर रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई इजकल टू गेट नंबर। गेट नंबर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो मैं ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। गेट नंबर में दो स्टेटमेंट लिखे हैं, एक्स एक इंटीजर फर्स्ट नंबर हम इनपुट करवाएंगे, वाई
एक दूसरा इंटीजर सेकंड नंबर हम इनपुट करवाएंगे और x और y को हम रिटर्न कर देंगे। ये काम है इस फंक्शन का। यहाँ पे सिंपली हमने एक एक स्टेटमेंट के अंदर ही ये काम कर लिया। फिर हमने कॉल किया प्रिंट ऐड फंक्शन को, है ना। ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऐड को दोनों आर्ग्यूमेंट पास किए x एंड y, और ऐड फंक्शन की डेफिनेशन में वो रिटर्न कर देगा इसका सम। सिमिलरली मेरे पास बाकी जो 4 ऑपरेशंस हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके फंक्शन है। सब क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन रिटर्न करेगा, मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा, डिविजन रिटर्न कर देगा, है ना। और मैंने यहाँ पे मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाया। एलिफ के अंदर चॉइस जो 2 है उसके अंदर भी ठीक यही है, मैं नंबर इनपुट करवाऊंगा, है ना। गेट नंबर को कॉल किया, फिर सब को कॉल किया। चॉइस 3 में नंबर को इनपुट करवाएंगे गेट नंबर से, और फिर मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया। चॉइस 4 के अंदर भी यही काम होगा, नंबर को इनपुट करवाएंगे और फिर हम डिवीजन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, जो वो रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है। अब चॉइस 5 पे क्या होगा, एग्जिट करना है मुझे। तो ये इनफाइनाइट लूप है, तो मुझे चॉइस 5 पे क्या करना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। ब्रेक करते ही मैं इस वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा, और वाइल लूप के इंडेंटेशन में आके कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इन 5 चॉइसेस के अलावा अगर मुझे कोई और चॉइस मिलती है तो ये मुझे बता देगा इनवैलिड चॉइस। ये एल्स के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, है ना। एक बार इसका वर्किंग देखते हैं, इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे एडिशन करना है, दो नंबर ले लेते हैं, 5 एंड 7, सम आ गया 12। इस बार सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर 9, सेकेंड नंबर 2, आंसर में 7 आ गया। फिर से इनफाइनाइट लूप है इसलिए लूप फिर से एग्जीक्यूट हुआ, मेनू फिर से आ गया, है ना। इस बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 and 4, आंसर विल बी 12। इस बार फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं, 12 / 6, आंसर विल बी 2.0, है ना। और अब अगर मैं कुछ और ऑप्शन डालता हूँ, 9, जो कि इस मेन्यू में है ही नहीं, तो ये मेरे को बोलेगा इनवैलिड चॉइस। 5 करने से मैं इससे बाहर आ जाऊंगा लूप से। ठीक है। अगर ये प्रोग्राम मैं फंक्शन की हेल्प से नहीं बनाता, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ता, गेट नंबर की जगह ये 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ते हर जगह। यहाँ पे हर जगह ये 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ते गेट नंबर की जगह, जितनी जगह मैंने गेट नंबर को कॉल किया है। फिर ऐड के लिए उसका प्रोग्राम लिखना पड़ता। ये तो ऐड का जो फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। मानो ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह कुछ और ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, जैसे फैक्टोरियल कर रहे होते हैं, तो कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ता। उतनी लाइन का कोड लिखने में फिर ये एलिफ इफ एलिफ लैडर के अंदर इंडेंटेशन इधर आता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, देखने में ठीक नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जो हमने बनाया है ना, हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए, और उन मॉड्यूल्स मतलब फंक्शंस बना दिए, फंक्शन को हमने सीधा कॉल कर लिया, है ना। वो काम वहाँ फंक्शन पे जाके हो गया। तो इसको मॉड्यूलर अप्रोच भी बोलते हैं। फंक्शंस जो बनाते हैं, ठीक है, उसको मॉड्यूलर अप्रोच या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जिससे हमको दो फायदे होते हैं। पहला, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन जो होते हैं वो तो रिड्यूस होते ही होते हैं। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, और इजी टू मेंटेन, मेंटेन या फिर डीबग। मेंटेनेंस के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब इंडस्ट्री में जहाँ पे एक्चुअली कोडिंग वगैरह काफ़ी यूज़ होती है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कोड्स बनते हैं, है ना। और जो डेवलपर था वो एक कंपनी में तो काम करेगा नहीं, उसने एक कंपनी में काम किया और उसके बाद उसने स्विच कर लिया और दूसरी कंपनी में चला गया। उसकी प्लेस पे किसी और बंदे को हायर किया गया। अब उसको ये कोड देखना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर मान लो अपडेशन करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, हल्का फुल्का रिविजन करना है, तो उसको ये कोड देखना पड़ेगा। अगर कोड इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, है ना, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज की जाती है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होती है और इजी टू मेंटेन एंड डिबग होती है। डिबग में कैसे फायदा मिलता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का, कि जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, है ना, और प्रोग्राम में हमको पता है कि फर्स्ट वाला मेनू सही काम, एडिशन वाला फंक्शन सही काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन सही काम कर रहा है। हम इंडिविजुअल फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना हम ढूंढते रह जाएंगे कि एरर कहाँ पर है। पूरे प्रोग्राम को फिर से चेक करना पड़ेगा। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ये फायदा मिलता है कि जिस पार्ट में या जिस फंक्शन में एरर है जो सही से काम नहीं कर रहा, हमें सिर्फ उसको डिबग करने की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए इसको बोलते हैं इजी टू मेंटेन या इजी टू डिबग। ये एडवांटेजेस हैं फंक्शन के। ठीक है। अ, ये हमने देख लिया।
फिर फंक्शन में हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो कैसा भी हो सकता है। फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं वो कैसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ इंट पास करना है या फिर फ्लोट पास करना है। मैं कुछ भी जो भी डेटा टाइप पाइथन में अवेलेबल है वो डेटा टाइप की ऑब्जेक्ट मैं फंक्शन में पास कर सकता हूँ। इस एग्जांपल में हम है ना म्यूटेबल और इम्यूटेबल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे पास करेंगे इन फंक्शन। सबसे पहले हम पास करते हैं टपल को। ये फंक्शन बनाया डेफ फंक्शन, जो एक पैरामीटर इसका एक्स है ना। और पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली इसको बस प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एक्स। जो भी पैरामीटर फंक्शन को मिला हम सिंपली उसको बस प्रिंट करवा देते हैं। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, ये कंसेप्ट के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन, है ना। तो टी की वैल्यू जो है वो ये एक टपल है 1 2 3, है ना। और ये टपल जो है ये ऐसा ही रहने वाला है। बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन भी ये सेम रहेगा, है ना। फंक्शन जब कॉल हुआ तो फंक्शन के अंदर इसको मैंने प्रिंट किया था एक्स को, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। और फिर आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन ये इस टी को एक्सेस करेगा जो कि सेम रहने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, टपल की जगह मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ तुमको। इस पाइथन स्क्रिप्ट में क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। पाइथन को पता चल जाएगा कि fn नाम का मेरे पास एक फंक्शन है। फिर ये इसकी बॉडी को स्किप कर देगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा 8th लाइन पे और एक टपल बनाएगा t इज इक्वल टू 1 2 3। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन t, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि है 1 2 3। फिर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करूंगा ये t, जो कि ये टपल है 1 2 3। ये वैल्यू जो है फंक्शन कॉल करते वक्त, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये टी की वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स के अंदर। फिर फंक्शन की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी और इसमें एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट, वो प्रिंट कर देगा एक्स को, है ना। फिर फंक्शन जैसे ही खत्म होगा ये वापस वहीं जाएगा जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था, लाइन नंबर 14 पे, है ना। और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी जो भी इसकी वैल्यू रिटर्न होती है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो कि है नन इस सिनेरियो में, है ना। हमने इसको प्रिंट नहीं किया, हम इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं कि फंक्शन टी जो है क्या रिटर्न करता है। इसको हम सेव कर लेते हैं, है ना, और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे इस तरीके से। तो पहली लाइन जो 12th लाइन है, बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन टपल की टी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर फंक्शन कॉल होगा, है ना, टी टी की वैल्यू एक्स को असाइन होगी, एक्स प्रिंट होगा जो यहाँ प्रिंट हो गया 1 2 3। फिर उसके बाद जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा नन, जो आ जाएगा फंक्शन की कॉल की जगह पर, है ना, जो है प्रिंट का आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंट क्या होगा, नन। फिर 16 लाइन वाला स्टेटमेंट जो है आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट होगा और टी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप है ना, इसको अगर मैं आइटम असाइनमेंट की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा, है ना। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप तो जैसा जाएगा वो वैसा ही रहेगा, आइटम असाइनमेंट उसके अंदर नहीं हो सकता, ये मेरे को एरर दे देगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अच्छा, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, पूरी की पूरी वैल्यू एक नया नई वैल्यू इसको असाइन कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ 3 4 5, है ना। इस सिनेरियो में देखते हैं क्या होता है। बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन टी क्या था, 1 2 3 प्रिंट हो गया। फिर फंक्शन कॉल हुआ, है ना, टी उसमें आर्ग्यूमेंट पास हुआ, है ना, एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ गई 1 2 3। फिर हमने एक्स की वैल्यू ओवरराइट कर दी, 1 2 3 को ओवरराइट कर दिया 3 4 5 से, और मैंने प्रिंट किया एक्स, तो एक्स प्रिंट हो गया 3 4 5। फिर फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हुई, खत्म होते ही वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था। और क्या रिटर्न होगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न होगा नन। नन आर्ग्यूमेंट बन जाएगा इस प्रिंट का, यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन कॉल है ठीक इसी जगह पे आ जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा नन। उसके बाद आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन टी की वैल्यू प्रिंट होगी, टी की वैल्यू क्या है 1 2 3, है ना, क्योंकि टी की वैल्यू हमने चेंज नहीं की थी, एक्स जो था
वो इस फंक्शन के अंदर ही बना था। जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तब तक x की लाइफ रहती है, इसका स्कोप तब तक रहता है, इसका लाइफ टाइम तब तक होता है। अगर मैं इसको इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा। जैसे इस फंक्शन टी के पास में यहाँ पे x लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे बोलेगा नेम x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेम x इज नॉट डिफाइंड। ये इसलिए है क्योंकि x जो है वो फंक्शन के अंदर था, जब तक तब तक ही इसकी लाइफ टाइम थी। फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक x था। जैसे ही फंक्शन के लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, है ना, फंक्शन खत्म हो गया, x भी खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, ये भी खत्म, है ना। इसको मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे देख सकते हैं हम कि जैसे एक ये फंक्शन है ना, सम का फंक्शन है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है a एंड b। c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये सम मैंने निकाल दिया और रिटर्न कर दिया c को। यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 एक वेरिएबल बनाया, y इज इक्वल टू 7 एक दूसरा वेरिएबल बनाया, और मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने सम को कॉल किया, सम के अंदर मैंने पहला आर्गुमेंट दिया सम एक्स वाई। एक फंक्शन को फिर से, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया विद आर्ग्यूमेंट्स x एंड y, और सेकंड आर्गुमेंट दिया मैंने 9। ये सेकंड आर्गुमेंट 9 जो है ये बाहर वाले सम के लिए है ना। अंदर वाला सम पहला आर्गुमेंट है और 9 जो है सेकंड आर्गुमेंट है बाहर वाले सम के लिए। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, फंक्शन कॉल कैसे होता है। प्रिंट बोलेगा कि मुझे आर्गुमेंट दे दो, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। तो हमने इसको एक फंक्शन दे दिया, बोलता अच्छा ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस बाहर वाले सम को मैं जब कॉल करूंगा तो इसको आर्गुमेंट मैंने दे दिया एक और सम, तो ये बोलेगा ठीक है मैं इस सम को कॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले अंदर वाला सम कॉल होगा, ठीक है, सबसे पहले अंदर वाला सम जो है वो कॉल होगा। इसके जो दो आर्ग्यूमेंट्स है एक्स एंड वाई, वो इसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो एक्स की जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो पहले पैरामीटर को असाइन होगा। एक्स की वैल्यू असाइन होगी ए को, विच इज 5। वाई की वैल्यू असाइन होगी बी को, विच इज 7। फिर फंक्शन की डेफिनेशन में जो पहला स्टेटमेंट है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो एग्जीक्यूट होगा, जो बन जाएगा 12, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा रिटर्न सी, और ये रिटर्न सी जो है ये रिटर्न कहाँ होगा, इस सम की जगह आ जाएगा। ठीक है, इस सम की जगह ये वापस आ जाएगा जो कि वैल्यू क्या है 12, है ना। तो अब बाहर वाले सम को दो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे 12 और 9, इसके लिए कॉल होगा। ठीक है, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो असाइन हो जाएगा ए को, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो असाइन हो जाएगा बी को, है ना। और फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21, और वहां से 21 रिटर्न हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, वो आर्ग्यूमेंट बनेगा प्रिंट का, और 21 जो है प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से फंक्शन कॉल काम करता है, ठीक है ना। और फंक्शन कॉल जब चल रहा होता है, जैसा हमने इस डायग्राम में देखा था, जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हुआ, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था फंक्शन कॉल खत्म हुआ, ठीक है, तो ये जो साइड में जो बॉक्स बनता है ना, ये सारे वेरिएबल्स भी खत्म हो जाते हैं, ये सारे वेरिएबल्स भी खत्म हो जाते हैं, उनका लाइफ टाइम वहीं तक ही होता है। ठीक है, इसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, है ना, थोड़ा सा रिपीट करना। इसलिए मैं एक्स को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने टपल को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, क्योंकि इम्यूटेबल है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। फंक्शन के अंदर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो ये चेंजेस बस यहीं पे परसिस्ट होंगे, है ना, फंक्शन के बाहर परसिस्ट नहीं होंगे। जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ये होगा। अब हम एक म्यूटेबल डेटा टाइप लेते हैं। म्यूटेबल के अंदर हमारे पास है एक लिस्ट, ठीक है, टी इज इक्वल टू एक लिस्ट बना ली 1 2 3। अब इस लिस्ट को पास करते हैं, है ना। और क्योंकि लिस्ट में आइटम असाइनमेंट भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स जीरो, एक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है जीरो इंडेक्स वाला, मैं उसको चेंज कर देता हूँ जीरो के अंदर। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन टी की वैल्यू क्या थी, 1 2 3। फिर फंक्शन को हमने कॉल किया एफ एन टी, है ना, लाइन 14 के अंदर टी एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जो असाइन होगा एक्स को, और एक्स की जीरो इंडेक्स पे मैंने सेट कर दिया जीरो, और प्रिंट किया एक्स को। तो ये एक लिस्ट थी, है ना, 1 की जगह जीरो हो चुका है ना, 0 2 3 प्रिंट हो गया। फिर ये फंक्शन जो है
इसका लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ये रिटर्न हो जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, और इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे नन आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नन, नन प्रिंट हो गया। फिर आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन, है ना, टी की वैल्यू प्रिंट होगी। टी की वैल्यू क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू है 0 2 3। जब मैं म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर फंक्शन के अंदर भी अगर कुछ चेंज करूंगा तो वो चेंजेस जो हैं वो परसिस्ट करेंगे फंक्शन के बाहर भी, है ना। ये फर्क है पासिंग अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट टू फंक्शन। म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर जो मैंने चेंजेस कर दिए वो बाहर भी परसिस्ट करेंगे। क्या ये सिर्फ लिस्ट के साथ है या डिक्शनरी के साथ भी होगा? तो चेक कर लेते हैं। एक डिक्शनरी बनाई, है ना, की है 1, और फिर नंबर्स में मैंने लिख दिया 1, दूसरी की है 2, और फिर उसकी वैल्यू जो है नंबर्स में मैंने लिख दिया 2, है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, x के अंदर 1 था और पहले इसके अंदर न्यूमरल 1 था, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन जो हमने डिक्शनरी बनाई थी सेम वैसी की वैसी प्रिंट हो गई। फिर फंक्शन को मैंने कॉल किया, है ना, टी की वैल्यू एक्स को असाइन होगी, और एक्स की वन वाली की पर, एक्स की वन वाली की पे मैंने वैल्यू अपडेट कर दी 1, तो ये वैल्यू अपडेट हो गई, है ना। वो प्रिंट एक्स किया तो यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, ठीक है। फंक्शन की लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन खत्म। अब ये कॉल पे वापस, जहाँ पे इसको कॉल किया था वहां पे वापस जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, नन, नन प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन, आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन टी में क्या है, चेंजेस परसिस्ट करेंगे क्योंकि ये भी म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप का फंडा क्लियर। अब आते हैं स्कोप पर। स्कोप का थोड़ा सा आइडिया हमने पहले अभी बीच में देख लिया था, फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिर से। ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, फैक्टोरियल का फंक्शन है जो एक पैरामीटर लेता है n, और इस n का फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न कर देगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया f इज इक्वल टू 1, है ना। फॉर इटरेट करेंगे हम 1 से लेके n तक, है ना, n तक इटरेट करेंगे, और हम f के अंदर उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ओके। f के अंदर उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे f। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। 5 का फैक्टोरियल जो होता है वो 120 होता है, ये प्रिंट हो गया, है ना, ये प्रिंट हो गया। जो मैंने f बनाया था यहाँ पे फंक्शन के अंदर, क्या मैं इसको बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। थोड़ी देर पहले एग्जांपल में मैंने तुमको क्लियर किया था, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि f मैंने डिफाइन कहाँ किया है, जहां मैंने इसको डिफाइन किया है उसी से इसका लाइफ टाइम डिसाइड हो जाता है। मैंने इसको डिफाइन किया था फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर, तो जब फैक्ट नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक ही f रहेगा। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, मैं फंक्शन से रिटर्न होके बाहर आ चुका हूँ, है ना, f का एग्जिस्टेंस नहीं रहा। अब ये मुझे एरर देगा, नेम f इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक f बना देता हूँ, f इज इक्वल टू 10, और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस f की वैल्यू को ले लेगा, इस f की वैल्यू को ले लेगा, क्योंकि इसके लिए f यही है, फंक्शन वाला f खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन फंक्शन के अंदर जब मैंने f इज इक्वल टू 1 किया था, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि f जो है, ये वाला f इज इक्वल टू 1 जो है, ये इस फंक्शन का, फैक्टोरियल फंक्शन का लोकल वेरिएबल था। इस के अंदर ही इसका एग्जिस्टेंस था, यहीं बना था, यहीं पे एक्सेस हुआ, और उसके बाद ये खत्म हो गया। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, अब मैं जब f को एक्सेस करूंगा तो ये बाहर वाले वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए एक चीज है ना, एक रूल है पाइथन के अंदर, कि जो स्कोप जो होता है ना, किसी वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है, उसका एक रूल है, LEGB, लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल, बिल्ट इन। ये सब क्या है अभी देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन 1, उसके अंदर x डिफाइन किया है, x इज इक्वल टू 10। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया है, फंक्शन 2, इसके अंदर भी एक x डिफाइन किया है, x इज इक्वल टू 20, और हमने प्रिंट किया x, और ये x कौन सा वाला x प्रिंट हो रहा है उसके लिए हम मार्क कर देते हैं x इन फंक्शन 2। फिर हम फंक्शन 2 को कॉल करेंगे, है ना, फिर हम प्रिंट करेंगे x, और ये किस में है, ये फंक्शन 1 की उसमें इंडेंटेशन में है ना, तो x इन फंक्शन 1,
ये फंक्शन 1 की डेफिनेशन खत्म हो गई। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट x मेन और ग्लोबल। फिर फंक्शन 1 को कॉल करेंगे और फिर से प्रिंट करते हैं x और यहाँ लिखते हैं आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये की कंसेप्ट है, स्लोली चलेंगे, फोकस करना। जब पाइथन इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, है ना, तो सबसे पहले लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा जहां पे इसको फंक्शन 1 की डेफिनेशन मिली। जैसे ही इसको फंक्शन 1 की डेफिनेशन मिली, ये समझ गया कि हाँ फंक्शन 1 नाम का कोई फंक्शन है मेरे पास। फिर ये डेफिनेशन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 12 पे एक x नाम का वेरिएबल लेगा, x को असाइन करेगा वैल्यू 5 और फिर प्रिंट करेगा x मेन और ग्लोबल। तो सबसे पहली लाइन कौन सी प्रिंट हुई? ये x मेन और ग्लोबल। तो आउटपुट में सबसे पहले क्या आया? 5। x की वैल्यू आ गई 5, मेन और ग्लोबल प्रिंट हो गया। ग्लोबल मैंने क्यों लिखा है? जो जो वेरिएबल है ना सारे फंक्शंस के बाहर, हर फंक्शन के बाहर जहाँ डिफाइन होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और कोई वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिफाइन हुआ है ना, उसको बोलते हैं उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट क्लियर है। फिर फंक्शन 1 को कॉल किया गया। अब लाइन 15 में जैसे फंक्शन 1 को कॉल किया गया, यहाँ से प्रोग्राम फ्लो जो है एग्जीक्यूशन का, वो शिफ्ट करेगा इसकी डेफिनेशन पे, लाइन 4 पे। यहाँ ये कर देगा x इज इक्वल टू 10। अब इस फंक्शन के अंदर आ चुके हैं, अब बाहर जो था वो अलग था। अब x इज इक्वल टू 10 मैंने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर फंक्शन 2 को डिफाइन किया, इसकी डेफिनेशन आई, तो ये समझ गया कि हाँ इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन 2 भी है। लेकिन इसकी डेफिनेशन पे जाएगा नहीं, ये इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जहाँ फंक्शन 2 को कॉल किया है। जैसे ही फंक्शन 2 को कॉल किया जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन पे आएगा और डेफिनेशन की पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और लिखेगा x इज इक्वल टू 20। अब ये x कौन सा है? फंक्शन 2 का लोकल। सेम नाम चल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, सब एक्सप्लेन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 और मैंने कहा प्रिंट x इन फंक्शन 2। तो ये स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट x इन फंक्शन 2। ये एग्जीक्यूट हो गया। x की वैल्यू क्या है? 20। 20 प्रिंट हुआ यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि स्कोप रिजोल्यूशन कैसे डिसाइड होता है? इस रूल से, LEGP, लोकल एनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन। अगर मुझे इस नाम का वेरिएबल लोकल में मिलेगा, ठीक है, लोकल स्कोप में मिलेगा, तो मैं उसकी वैल्यू को यूज करूंगा। पाइथन ये कहता है ना। तो इसको लोकल में x मिला, तो इसने 20 को यूज कर लिया और उसको प्रिंट कर दिया, x इन फंक्शन 2, 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट था इस डेफिनेशन का। फंक्शन 2 खत्म हुआ, कॉल पे वापस गया, हमने इसकी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट नहीं किया, हमने सिंपली इसको एज इट इज छोड़ दिया, है ना। फिर हमने कहा प्रिंट x इन फंक्शन 1। अब ये क्या करेगा? फंक्शन 1 के अंदर है ना, तो फंक्शन 1 की लोकल वेरिएबल को चेक करेगा, लोकल में है क्या? x इज इक्वल टू 10 है, तो ये 10 वैल्यू को एक्सेस करेगा और ये इसने प्रिंट कर दिया 10 इन फंक्शन 1। ठीक है, ये फंक्शन 1 की लास्ट लाइन थी। जैसे ही फंक्शन 1 खत्म होगा, है ना, मैं वहां पे जाऊंगा जहाँ पे फंक्शन 1 को कॉल किया था, जो कि है लाइन नंबर 15। उसकी रिटर्न वाली वैल्यू को मैंने प्रिंट नहीं किया है, एज इट इज छोड़ दिया ऐसे ही, है ना। और उसके बाद एक स्टेटमेंट है प्रिंट x आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। अब ये जो x है, ये कौन सा एक्सेस होगा? ग्लोबल वाला, है ना। ये x ग्लोबल वाला एक्सेस होगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा 5 आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब एक चीज चेंज करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। फंक्शन 2 की जो डेफिनेशन है, फंक्शन 2 की डेफिनेशन में अब x है ही नहीं, और फिर भी मैं उस डेफिनेशन में x को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होगा? इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी, x मेन और ग्लोबल, जो ग्लोबल की वैल्यू को ले लेगा 5। फिर फंक्शन 1 कॉल होगा, लाइन नंबर 15। फंक्शन 1 की डेफिनेशन में आएंगे, फंक्शन 1 में एक लोकल वेरिएबल बनेगा x इज इक्वल टू 10। फिर फंक्शन 2 की डेफिनेशन आई और उसको मैंने कॉल किया, तो डेफिनेशन पे जाऊंगा, मैं प्रिंट करूंगा x। पर x लोकल में है क्या? है ही नहीं, उसको तो मैंने कमेंट कर दिया ना। पाइथन इसको तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 20 तो होगा ही नहीं कभी। फंक्शन 2 के पास लोकल कोई वेरिएबल है ही नहीं x नाम का,
तो ये बोलेगा ठीक है लोकल नहीं है तो एनक्लोज्ड, जिसके अंदर मुझे डिफाइन किया गया ना, जिसने मुझे एनक्लोज कर रखा है, क्या उसके पास है? तो ये उसको चेक करेगा। ठीक है, फंक्शन 2 किसके अंदर डिफाइंड है? फंक्शन 1 के अंदर, है ना? और फंक्शन 1 के अंदर x इज इक्वल टू 10 है, राइट? तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को ले लेगा और इसको प्रिंट कर देगा, 10 इन फंक्शन 2। ये इसने प्रिंट कर दिया, 10 इन फंक्शन 2। ठीक है, यहां से इसने वैल्यू अक्वायर कर ली। ये इस फंक्शन 2 की लास्ट लाइन थी, फंक्शन 2 खत्म, जहां पे कॉल किया था वहां पे जाएंगे, उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, प्रिंट x इन फंक्शन 1। x फंक्शन 1 के अंदर तो इसका लोकल वेरिएबल है 10, तो ये 10 को प्रिंट कर देगा, 10 इन फंक्शन 1। जैसे ही फंक्शन, ये भी इस फंक्शन की लास्ट लाइन थी, फंक्शन खत्म होते ही जहां पे कॉल हुआ तो वहां जाएंगे, है ना? फिर उसकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट x आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे तो ये बाहर वाली वैल्यू को ही यूज करेगा, ग्लोबल को, क्योंकि फंक्शन 1 की जो वैल्यू थी वो तो फंक्शन 1 जैसे ही खत्म होता है उसके साथ वो खत्म हो जाती है ना? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये ग्लोबल वाली वैल्यू को एक्सेस करेगा, x इज इक्वल टू 5। तो इसने लिख दिया 5 आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। अब एक चेंज और करते हैं, हम क्या करते हैं, फंक्शन 1 को भी इस इसके जो लोकल वेरिएबल था x इज इक्वल टू 10, इस स्टेटमेंट को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो 14 नंबर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट x मेन और ग्लोबल। तो ग्लोबल के अंदर x की वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट हो गई। फिर फंक्शन 1 कॉल होगा, फंक्शन 1 कॉल होगा तो मैं उसकी डेफिनेशन पे जाऊंगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 कमेंटेड है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन 2 की डिफाइन किया है, ये एग्जीक्यूट होगा। फिर फंक्शन 2 को कॉल करेंगे हम, वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे फंक्शन 2 को कॉल करूंगा, फंक्शन 2 के अंदर जाएगा, उसकी डेफिनेशन में एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट x, क्योंकि x इज इक्वल टू 20 तो कमेंटेड है ना? तो प्रिंट x इन फंक्शन 2। अब x इसके पास है क्या? लोकल कोई वेरिएबल है फंक्शन 2 के पास? नहीं। जब इसके पास लोकल नहीं है तो ये चेक करेगा एनक्लोज्ड वाले के पास है क्या? एनक्लोज्ड किसमें, ये फंक्शन 1 के अंदर एनक्लोज्ड है, उसके पास भी x नहीं है, वो भी कमेंट कर दिया था मैंने, है ना? तो इसके पास भी नहीं है, तो ये बोलता है एनक्लोज्ड के पास भी नहीं है, तो ग्लोबल के पास है क्या? तो ये ग्लोबल के पास चेक करेगा इस नाम का वेरिएबल है क्या। यहाँ पे इसको मिल गया x इक्वल टू 5, तो बोलता ठीक है यही वैल्यू ले लो। 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और ये कहेगा 5 इन फंक्शन 2, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट था इस फंक्शन का, फंक्शन जहाँ पे कॉल था वहां पे जाएंगे, है ना? फिर प्रिंट करेंगे x इन फंक्शन 1। अब x इन फंक्शन 1, फंक्शन 1 के पास x है क्या? लोकल वेरिएबल है क्या? नहीं। तो ये बोलता है इनक्लोज्ड किस में हूँ? इनक्लोज्ड किसी में भी नहीं है। तो बोलता है ग्लोबल के पास है क्या? ग्लोबल के पास है x इक्वल टू 5, तो ये भी वही वैल्यू ले लेगा, ग्लोबल वाली, और बोलेगा 5 इन फंक्शन 1, ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर फंक्शन 1 का लास्ट स्टेटमेंट था, खत्म। फंक्शन 1 जहाँ पे कॉल हुआ वहां पे जाएंगे, है ना? और उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है x आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। तो ये ग्लोबल वाली वैल्यू यूज होगी, 5 आफ्टर फंक्शन 1 एग्जीक्यूशन। इस तरीके से स्कोप रेजोल्यूशन होता है किसी वेरिएबल का। अब यहाँ पे ग्लोबल वाले को भी कमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, लोकल में भी x नहीं मिलेगा, एनक्लोज्ड में भी x नहीं मिलेगा, ग्लोबल में भी x नहीं मिलेगा। तो ये चेक करेगा कि पाइथन के कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं, है ना? क्या उसके अंदर ये वेरिएबल है? अगर उसको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे कौन सा एरर देगा, नेम x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बोलोगे कि बिल्ट इन वाले कौन से वेरिएबल्स होते हैं, है ना? ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं? ये वेरिएबल्स हमारे सीबीएसई के करिकुलम से बाहर हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। फिर भी एक सिंपल सा वेरिएबल मैं तुमको दिखा देता हूँ, डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर, ठीक है? और इसको एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, देखो, मेन, ये वैल्यू प्रिंट हुई मेन। ठीक है, मेन, फिर इसके आगे लिखा था मेन और ग्लोबल, तो ये प्रिंट हो गया मेन और ग्लोबल। ये वेरिएबल जो है, डबल अंडरस्कोर को डी अंडर बोला जाता है, डी अंडर नेम, डी अंडर, ठीक है? ये बिल्ट इन का वेरिएबल है। ऐसे बिल्ट इन के पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमको सीखने की जरूरत नहीं है इस, है ना? सीबीएसई पूछता भी नहीं है, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑफ ए वेरिएबल, है ना? और ये कैसे बनता है, LEGB रूल से बनता है, लोकल, फिर एनक्लोज्ड, फिर ग्लोबल, फिर बिल्ट इन, है ना? और इस एक्रोनिम को ठीक से तुम याद रखो तो इसको ऐसे समझ लो, लेग बी, लेग बी, ठीक है?
इस तरीके से याद कर लो, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ओके। स्कोप रेजोल्यूशन ये हो गया। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। हमने एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट, इसके पास 3 पैरामीटर हैं पी, आर एंड डी, है ना, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड। और मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा जो कि क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इसको मैंने रिटर्न कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको 3 आर्गुमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 1000, 5 एंड 2। ये पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को असाइन हो जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर को असाइन हो जाएगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट तीसरे पैरामीटर को असाइन हो जाएगा, है ना। और ये फिर जो फंक्शन की डेफिनेशन वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे फंक्शन की कॉल की जगह पे वापस आ जाएगा। वो आर्ग्यूमेंट बनेगा प्रिंट का, और प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा। सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या लिखा था, p इजिकल टू p की वैल्यू, तो p इजिकल टू 1000, r इजिकल टू 5, t इजिकल टू 2। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो रिटर्न हुआ, है ना, वो रिटर्न होकर प्रिंट को प्रोवाइड हुआ, और प्रिंट ने उसको प्रिंट कर दिया 100.0। ये फंडा क्लियर है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, है ना, पहले वाला पहले पैरामीटर को असाइन हुआ, दूसरे वाला दूसरे पैरामीटर को, तो जो पोजीशन जो है इसकी मैटर करती है ना। इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। जो इंट्रो है उसके अंदर नोट्स में लिख सकते हैं हम, है ना, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला हो गया पोजिशनल। ठीक है, अब एक होता है डिफॉल्ट। मान लो कि मैं टी को प्रोवाइड ही नहीं करता, टी इजिकल टू 2। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि मैंने फंक्शन डिफाइन किया और उसको 3 पैरामीटर्स दिए, तो मुझे 3 आर्ग्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे फंक्शन कॉल के टाइम। अगर मैंने एक भी आर्ग्यूमेंट कम दिया तो ये मुझे एरर देता है, बोलता है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और ये भी बता देगा कि कौन से वाला मिस है। लास्ट वाला मिसिंग है टी। ठीक है, और अगर एक ही दिया तो भी मुझे बता देगा मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, आर एंड टी। ऐसा, अगर एक भी नहीं दिया तो भी बता देगा कि मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पी, आर एंड टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, t इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और मैं t प्रोवाइड नहीं करता हूँ, या पहले t प्रोवाइड करता हूँ 12। ठीक है, तो जो मैंने प्रोवाइड कर किया था वो वैल्यू इसने ले ली, p इज इक्वल टू 1000, r इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 12। जो वैल्यू मैंने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किया वो इसने ले लिया। लेकिन अगर मैंने इसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा, फंक्शन के डिक्लेरेशन में मैंने यहाँ पे t को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है, t इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर कोई प्रोवाइड नहीं करेगा तो इस वैल्यू को यूज किया जाएगा। अगर वो प्रोवाइड करेगा, है ना, फंक्शन कॉल में अगर कोई वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, है ना, तो वो वाली वैल्यू यूज होगी जो प्रोवाइडेड है। अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज किया जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं सेव करके, तो यहाँ पे देखो एरर नहीं आया। 1000, p इजिकल टू 1000, r इजिकल टू 5, और t की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो इसने एक्वायर कर ली, t इजिकल टू 2, और उसके साथ फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे मैंने t इजिकल टू 2 असाइन किया है ना, क्या मैं रेट को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ क्या, r इजिकल टू 5, मैं ये देता हूँ। पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मैंने यहाँ जब 2 पोजिशनल आर्गुमेंट दिए हैं, तो ये क्या करता है, पहली पहली वैल्यू को पहले पैरामीटर को ही असाइन करता है। 1000 p को असाइन होगा, और ये जो 5 है ये r को ही असाइन होगा। ठीक है, ये नहीं समझेगा कि r की तो डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वाली ले लो, 5t को असाइन कर दो। नहीं, वो बोलेगा क्या पता यूजर 5 ही असाइन करना चाहता हो, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू तो तब यूज होती है ना जब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ एम्बिग्विटी बन जाती है, और जैसे ही एम्बिग्विटी बनती है पाइथन बोलता है कि ये सिंटेक्स ही नहीं रखना। ठीक है, ये सिंटेक्स ही नहीं रखना। ये इसने सिंटेक्स क्या बना दिया कि नॉन डिफेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये एरर आएगा। ये एक सिंटेक्स एरर है, ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये है तुम्हारा की पॉइंट टू रिमेंबर। आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं, और उसके अंदर
ये ही आंसर होता है। ठीक है, दूसरे टाइप के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, पहला पोजिशनल और दूसरा है एक मान लेते हैं डिफॉल्ट, फिर ये तीसरा और देखेंगे। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये एरर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो नहीं कर सकता डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, ये टी जो है, ये नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डिफॉल्ट बनाना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर को इधर लिखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो ये ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको टी को भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इसको सेव करता हूँ और अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और जो दूसरा सिनेरियो था कि मैं आर को इधर शिफ्ट कर दूं, ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सारे के सारे राइट हैंड साइड में आएंगे। ठीक है, ये आया हमारा की पॉइंट टू रिमेंबर। इस सिंटेक्स एरर के साथ जो पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, ऑल डिफॉल्ट पैरामीटर्स शुड बी एट राइट मोस्ट साइड, सारे उधर राइट मोस्ट साइड में ही होने चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ये सिंटेक्स एरर आएगा। और ये सिंटेक्स एरर कहाँ मिलता है, फंक्शन कॉल की जगह, फंक्शन कॉल में मिलता है। जहाँ सॉरी, फंक्शन की डिक्लेरेशन में ही यहीं पे ये एरर हमको आ जाता है। फिर आता है एक और चीज, हमें क्या है कि ना तीसरे तरह का आर्ग्यूमेंट, हमें ये याद नहीं कि इनका ऑर्डर क्या है, पी पहले है कि आर पहले है कि टी पहले है। पर मुझे ये याद है कि सिंपल इंटरेस्ट में पी, आर और टी तीन आर्ग्यूमेंट हैं, ऑर्डर मुझे याद नहीं है। तो मैं आउट ऑफ ऑर्डर दे दूं क्या, तो बोलता है ठीक है, पैरामीटर का नाम लिखो, इज इक्वल टू लिख के उसकी वैल्यू लिख दो। ऐसे कर सकते हैं हम। तो मैं कहता हूँ पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूँ 4 या 3, फिर प्रिंसिपल अमाउंट दे देता हूँ 1000, और फिर मैं टाइम पीरियड दे देता हूँ 2। ऐसा चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। जब ये वैल्यू मैं असाइन करूंगा, ठीक है, ये आउट ऑफ ऑर्डर है, जो मैंने डिक्लेरेशन में जो पैरामीटर्स का जो सीक्वेंस है, उसके आउट ऑफ ऑर्डर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। पर मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया कि ये वाला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ये आर वाला आर्ग्यूमेंट है। ये वाला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ये पी वाला आर्ग्यूमेंट है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये टी वाला आर्ग्यूमेंट है। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट को मैच करते हैं। पी के अंदर वैल्यू क्या गई है, 1000 ही गई है, जबकि पी की पोजीशन कौन सी, सेकंड वाली है, और पैरामीटर में सेकंड पोजीशन आर की है, पर वो मैटर नहीं करता। इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। p इज इक्वल टू 1000, r इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2, यही वैल्यू यहाँ पे इसको असाइन हुई, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं किया, और सही आंसर कंप्यूट हो गया। तीसरे तरीके के जो आर्गुमेंट्स हैं, वो हैं की वर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। पर इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखूंगा, रीजन अभी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि फंक्शन कॉल किया, या तो मैंने तीनों के तीनों कीवर्ड आर्गुमेंट्स दे दिए, लेकिन अगर मैं एक पोजिशनल आर्गुमेंट देना चाहता था, तो क्या मैं यहाँ दे सकता हूँ, है ना। तो ये तो थर्ड पोजीशन वाला है, थर्ड पोजीशन यानी टी को असाइन हो जाना चाहिए, है ना, कुछ ज़्यादा इशू भी नहीं है। पर क्या ऐसा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ये एक और एरर देता है मेरे को, सिंटेक्स एरर। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटपुट के क्वेश्चंस में ये आता है, लिखना पड़ता है हमको। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रहता है, पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वो पहले ही आएंगे, वो कीवर्ड के बाद नहीं आ सकते, सबसे पहले आते हैं। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, ऑल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, शुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी एम्बिग्विटी बनेगी। एम्बिग्विटी कैसे बनेगी कि पाइथन बोलेगा कि तुमने पहले दो दो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिए, कायदे से देखा जाए तो ये पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिया है ना, लेकिन कौन सी पोजीशन पे दिया है? तीसरी पोजीशन पे दिया है। तो मैं इसको पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मानूं या तीसरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मानूं? कंफ्यूजन हो गई ना। जहां एम्बिग्विटी आएगी वहीं पाइथन एरर दे देगा, वो उसको रिजॉल्व करने के तरीके उसके पास पहले से हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट p है, मैं लिखता हूँ 1000 कॉमा r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं t इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, फिर r इज इक्वल टू 3 प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। आउट ऑफ ऑर्डर दिया है ना। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये सही से चल जाएगा। पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था, वो पहले पैरामीटर को असाइन हो गया, उसके बाद दो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट थे, तो चल गया। ठीक है, अब कोई बोलना चाहे कि इन्हें मैं एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ और आर को देना ही नहीं चाहता, तो आर की डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड है, हाँ है, तो उसको ले लेगा, अभी भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब तीन तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे पास, पोजिशनल, कीवर्ड, है ना, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो इन तीनों को प्रोवाइड करने के ना कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे बन जाएंगे, तो हम उन कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या होगा, सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और चार चार ऐसे पूछे जाएंगे, चार फंक्शन कॉल होंगे, है ना। और इसमें ये पूछा जाएगा कि है ना, किस में एरर आएगा, एरर आएगा तो कौन से वाला आएगा, ये दो एरर हैं, हमको पहले से ध्यान है। ठीक है, एरर आएगा तो कौन सा एरर आएगा, और नहीं आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वो आउटपुट बता दो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या देख लो, है ना, और इसको ट्राई कर लेना। इसी से ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। जितने एग्जाम्पल खुद ट्राई करोगे, खुद सीखोगे, उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, उतना खुद सीखोगे, है ना। ये देख लेना। और एक क्वेश्चन तो ये आता है, ये मैंने तुमको बता ही दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है इस टाइप से, फंक्शन चैप्टर में से इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या होता है कि ना, एक फंक्शन डिफाइन किया होगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन है ना, एफ एन, ये दो पैरामीटर्स है इसके पास, ए एंड बी, है ना। ए की वैल्यू के साथ कुछ कंप्यूटेशन करेगा, बी की वैल्यू के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, उनको प्रिंट करवाएगा और रिटर्न करेगा, सिर्फ एक वैल्यू या दो वैल्यू, कैसे भी रिटर्न कर सकता है, कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है। और फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर ग्लोबल के अंदर क्या होगा, ग्लोबल के अंदर हम क्या करेंगे, पी कॉमा क्यू 100 और 200 इस तरीके से होंगे। ठीक है, और दो वैल्यू असाइन दो दो वैल्यू असाइन कर दी हमने, है ना। फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा इन दो वैल्यू के साथ, तो फंक्शन की डेफिनेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। जो वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न होके कहाँ आएगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल है, और असाइन किसको हो गई, क्यू को असाइन हो गई। ठीक है, फिर प्रिंट प्रिंट करूंगा पी डॉलर क्यू। अब क्यू की जो अपडेटेड वैल्यू है ना, जो फंक्शन ने रिटर्न की है, वो वाली प्रिंट होगी, 200 प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। ये वाला मैं बता देता हूँ, इसके सिमिलर क्वेश्चन जो है, बस वैल्यूज चेंज कर लो, वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लो, है ना, और वो उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो 4 मार्क्स तो इस चैप्टर के हो ही गए। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं भी बता देता हूँ, थ्योरी का उसका। ठीक है, जैसे p कॉमा क्यू, p इज 100, है ना, q इज 200, ये यहाँ पे ग्लोबल के अंदर चल रहा है। ठीक है, ओके। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया पी क्यू के साथ, तो ए और बी के अंदर क्या गई वैल्यू, ए और बी के अंदर वैल्यू गई है 100 कॉमा 200। ठीक है, फिर हो गया ए इज इक्वल टू a+20, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया 120। बी इज इक्वल टू a-b, है ना। बी क्या हो गया, a-b, ए क्या है 120, बी क्या है 200, तो a-b करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -80। ठीक है, फिर करेंगे प्रिंट ए डॉलर बी, और इसको अपने एग्जीक्यूट ही कर देते हैं, सॉरी। ए डॉलर बी, ठीक है।
वेट मिनट, ए इज इक्वल टू 200 था, सॉरी, ए इज इक्वल टू 200 था, तो यहाँ पे 200 प्लस 100 बन जाएगा 300, और 300 माइनस बी, बी की वैल्यू जो है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100। बस इसमें ये ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे ये गलती हुई है ना वैसे ही वहाँ पे गलती होती है, कंप्लीट फोकस के साथ करना है ना। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो, मल्टीलाइन कमेंट लगा लेते हैं और सीधा सीधा लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू यानी कि 300, और फिर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 100, बीच में वो साइन लगाना है वो साइन लगा देना, ठीक है। फिर रिटर्न होगा बी, बी रिटर्न होके आएगा क्यू के पास, ठीक है। अब क्यू जो है वो हो चुका है बी की वैल्यू यानी कि 100, क्यू हो चुका है 100, और अब ए पी एंड क्यू प्रिंट होगा, पी एंड क्यू प्रिंट होगा तो पी की वैल्यू तो है 100, क्यू की वैल्यू भी है 100, ये प्रिंट हुआ, इसको चेक कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है। ये फंक्शन आउटपुट था, तो ये देखो, ये आ गया 100 ठीक है, ये किया। फिर हमने क्या किया, p इजिकल टू फंक्शन को फिर से कॉल किया, पर इस बार ऑर्डर देखो, यहाँ ऑर्डर चेंज हो रखा है, q कॉमा p, q की वैल्यू असाइन होगी a को और p की वैल्यू असाइन होगी p को, ऐसा है। पर इस सिनेरियो में कोई खास फर्क नहीं पड़ना क्योंकि p q दोनों 100 है ना। तो यहाँ पे ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा, 100 प्लस 200 ये 300 हो जाएगा, और 300 माइनस 100 जो कि हो जाएगा 200, ठीक है। और प्रिंट क्या हो जाएगा, 300 200, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 300 200, ठीक है। फिर रिटर्न होगा बी, बी की वैल्यू है 200, वो असाइन होगी पी के अंदर, पी जो है अब वो हो चुका है 200, ठीक है। फिर प्रिंट होगा पी एंड क्यू, तो क्यू तो यहाँ पे ग्लोबल के अंदर 100 ही था, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना। तो ये प्रिंट हो जाएगा 200 और 100, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं और मैच कर लेते हैं, देखो 300 100 100 100, 300 200 200 100, है ना। इस तरीके से आउटपुट लिखना है तुमको, वो सिंबल मैंने लगाया नहीं है, तुम लगा लेना, है ना। मतलब सीबीएसई में वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, स्लोली अटेम्प्ट करना है ना। और फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को रफ में कहीं पे मार्क करते चलो आराम से। लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस याद रखना है कि लोकल में जो वैल्यू है वो लोकल के अंदर ही यूज होंगी, ग्लोबल की जो वैल्यू है ग्लोबल में ही यूज होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है ना, वो तुमसे थ्योरी में पूछेगा, है ना, या फिर कोड भी दे सकता है और आउटपुट भी पूछ सकता है, ग्लोबल वेरिएबल का ग्लोबल कीवर्ड के साथ, उसका कोड देखते हैं। ये रहा, हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एफ एन, है ना, और इसको पैरामीटर देते हैं एक्स, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, या पैरामीटर देते ही नहीं है इसको, है ना। इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10, और इसको करते हैं प्रिंट करवाते हैं 10, है ना। और एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 20, पहले इसको प्रिंट करवाते हैं ग्लोबल, ग्लोबल बिफोर फंक्शन, और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हम करेंगे फंक्शन को कॉल, है ना, और फिर हम करेंगे प्रिंट आफ्टर फंक्शन, ये भी ग्लोबल वाली वैल्यू यूज होगी, ठीक है। इसको सेव किया, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट को मैच करते हैं इसके साथ। सबसे पहले
8th वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ग्लोबल बिफोर फंक्शन एंड ग्लोबल की वैल्यू 20 वो यूज़ हो गई। फिर फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ पे x एक लोकल वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 10 है, और प्रिंट 10 ही लिख दिया मैंने, x लिखना चाहिए था। ठीक है, ये वैल्यू मैंने चेंज करके मैंने इसको प्रिंट करवाया। तो फंक्शन लोकल के अंदर कौन सा यूज होगा, लोकल वाला वेरिएबल ही यूज होगा, x, है ना। ये हमको पहले से पता है, ये क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबल वाले वेरिएबल को एक्सेस भी करूँ, है ना। वो मैं कर सकता हूँ, क्यों मैं यहाँ x को डिफाइन नहीं करूँगा, तो मैं उसको यूज कर लूँगा। ठीक है, मैं उसको यूज कर लूँगा, लेकिन जैसे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके इसको वैल्यू को चेंज करूँगा, x एक लोकल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, ठीक है, पहले देखो प्रिंट तो 20 होगा, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, लोकल वेरिएबल x रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल को एक्सेस करेगा ही नहीं, बोलेगा लोकल को आपने बना भी रखा है लेकिन बनाया इसके बाद में है ना, तो ये एरर दे देगा। अगर मुझे इसको लोकल को डिफाइन करना है तो प्रिंट्स इसको यूज करने से पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, पहला तो ये है। लेकिन अगर मुझे इसको यूज नहीं करना है, लोकल वैल्यू को मुझे यूज ही नहीं करना, मुझे ग्लोबल वैल्यू को ही यूज करना और उसी के अंदर चेंजेस करने हैं, तो मेरे पास एक कीवर्ड होता है ग्लोबल, ग्लोबल एक्स। मैंने कहा ग्लोबल वाली एक्स की वैल्यू को एक्सेस करो। ठीक है, अब मैं प्रिंट भी कर पाऊंगा और एक्स की वैल्यू को चेंज भी कर पाऊंगा। ठीक है, पहले ग्लोबल बिफोर फंक्शन एक्स 20। ठीक है, फिर फंक्शन कॉल के अंदर हमने लिखा ग्लोबल एक्स, कि हम ग्लोबल वाले एक्स को ही एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, और उसी में चेंजेस करने वाले हैं। हमने कहा प्रिंट एक्स, तो 20 प्रिंट हो गया। फिर हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर चेंज कर दी, तो ये ग्लोबल वाले में भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे मैं फंक्शन के बाहर आऊंगा, है ना, तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट आफ्टर फंक्शन। अब आफ्टर फंक्शन ये एक्स जो है, ये फंक्शन के अंदर जो मैंने वैल्यू चेंज की उसको परसिस्ट करेगा और चेंज्ड वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो वैल्यू जो चेंज हुई थी वो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ही चेंज हुई थी। ये ग्लोबल कीवर्ड का यूज जो इसके बेसिस पे या तो वो पूछ सकता है कि ग्लोबल कीवर्ड का यूज कैसे होता है ना। इसका एग्जांपल देके बताओ, जो कि इस एग्जांपल से ऐसे करके बता सकते हो। दूसरा दूसरा इस तरीके से वो कुछ कोड दे देगा और आउटपुट पूछेगा कि इसका आउटपुट बताओ। ये तीन, ग्लोबल वाला, ये इस तरीके के आउटपुट का क्वेश्चन, और ऐसे कॉल्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉल का क्वेश्चन है, ये फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन को इस इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ इस ऑर्डर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करके हम कॉल करेंगे, तो क्या वो कॉल होगा या फिर क्या एरर आएगा। दो एरर हमारे सीधे सीधे हमको पता है, वो इस तरीके से है। ये एरर हमको याद रखने हैं, जैसे ये एरर आए वहाँ पे एरर लिख देना है। सिंटेक्स एरर, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले होता है पोजिशनल, फिर आते हैं कीवर्ड, और सबसे लास्ट में आते हैं डिफॉल्ट। ये इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो और अगर जैसे मान लो पोजिशनल पोजिशनल आर्गुमेंट भी दे दिया, और उसी पोजिशनल आर्गुमेंट को फिर तुमने कीवर्ड के फॉर्म में भी दे दिया, है ना, तो भी एरर दे देता है, तो भी एरर दे देता है। ठीक है, ये एरर भी चेक कर लो। बस सही ऑर्डर क्या है, पी के और डी, पोजिशनल कीवर्ड डिफॉल्ट, ये सही ऑर्डर में अगर सारे के सारे पैरामीटर्स को वैल्यू मिल गई तो सही चलेगा, वरना एरर दे देगा। ठीक है, इसके साथ फंक्शन खत्म।